नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे ऑपरेशन सिंदूर की मर्चेंडाइज को लिंक क्लिक करके देखें। अहमदाबाद में एक बड़ा एयर क्रैश हो गया। अहमदाबाद में उस एयर क्रैश में 241 लोग मारे गए हैं, एक व्यक्ति बच भी गया है। कुल उसमें 242 लोग थे, 230 यात्री थे और 10 कैबिन क्रू और 2 पायलट। ये 242 का आंकड़ा था, उसमें से एक व्यक्ति बच गया है, 241 मारे गए हैं, ऐसा अभी बताया जा रहा है। तो इसके ऊपर प्रश्न तो उठने ही हैं। प्रश्न इसलिए भी उठ रहे हैं कि साहब कि ये बोइंग कंपनी जो है उसके मुतालिक, उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पिछले कुछ वर्षों में उठे हैं और इसी 787 ड्रीम लाइनर के विषय में जो एक विसल ब्लोअर ने ये प्रश्न उठाया था, क्योंकि वो एक इंजीनियर रहा था बोइंग में और उसने ये प्रश्न उठाया था कि भाई ऐसा है कि इसका जो फ्यूजलाज जो जिस तरह से ज्वाइन किया जाता है वो निश्चित रूप से किसी दिन किसी कैटास्ट्रोफिक फेलियर में रिज़ल्ट होगा, तब्दील होगा। तो इस तरह की बातें बोइंग की आ रही थी। बोइंग का ये कंपनी जो है इसके लिए बहुत प्रश्न उठ चुके थे। आपको ध्यान होगा वो 737 मैक्स इसका एक वर्जन हुआ करता था। वो 737 मैक्स जो है उसके 2-3 इस तरह के बड़े हादसे इस प्रकार के हो गए जिसमें पायलट को पता ही नहीं चला और पायलट से टेक ओवर कर लिया कंप्यूटर ने और कंप्यूटर जो है वो उसने जहाज़ को गिरा दिया। ड्रीम लाइनर में भी अभी जो 787-8 जो ड्रीम लाइनर है जो भारत में उपयोग में आता है, इसके साथ भी 2-3 इंसिडेंट हो चुके हैं और एयर इंडिया के साथ ही इंसिडेंट हो चुके हैं। एक इंसिडेंट हुआ था जो बर्मिंघम के लिए एक फ़्लाइट जा रही थी, उसको बीच में उतारना पड़ा था और कोई जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन इशू आया था। इसी तरह से एक फ़्लाइट जा रही थी जो उसको साइबेरिया में उतारना पड़ा था। सैन फ्रांसिस्को की फ़्लाइट थी जो आर्टिक्स के ऊपर से जाने वाली थी, उसको साइबेरिया में उतारना पड़ गया था और साइबेरिया में जहाँ उतारा था वहाँ पर उसके बाद टेक ऑफ भी वो नहीं कर पाती थी, जो रनवे छोटा था जिस पर उतारा गया था। तो बाद में बड़ी दिक्कत आई उसको किसी भी तरह से निकालने में। तो ये 787 के साथ ही इंसिडेंट हो चुके हैं। बोइंग के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन भी हुआ था और एक और बात जो चल रही है वो ये चल रही है और ये प्योरली स्पेकुलेशन में है, इसलिए आप इसको जो मेरी तरफ से किसी भी प्रकार की सिद्ध दोष ना मान लीजिएगा। वो एक स्पेक्युलेटिव बात ये चल रही है कि साहब कि ये अमेरिका जो था वो भारत से बहुत रुष्ट था और वो रोष का कारण उसका ये था कि जो ईरान के लिए उसने अपने विमान इकट्ठे किए थे पाकिस्तान में, उनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण विमानों को भारत के हमले में न केवल नुकसान पहुंचा, वो नष्ट हो गए। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अमेरिका ने F-35 जमा कर रखे थे पाकिस्तान में ईरान पर हमले के लिए और वो F-35 उड़ गए। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि जो भारत के प्रति रवैया इस समय है ट्रंप का और लगभग पूरे के पूरे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का, वो इसीलिए है क्योंकि उनके ना केवल 3 प्रमुख बेस उड़ गए, यानी नूर खान एयरबेस, सरगोधा एयरबेस और जैकोबाबाद एयरबेस, ये 3 उड़ गए। अब उनको जिसको कहें कि अनट्राइड, यानी कि अब उनको मियांवाली और क्वेटा और पासनी इस तरह के एयरबेस की तरफ अब देखना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो मेजर एयरबेस थे और जहां इनके F-16 थे और F-16 के साथ इन्होंने वहां पर F-35 छुपाए हुए थे। बताते हैं कि जो बात हो रही है कि ग्राउंड पे जो मारे गए उसमें अमेरिकन प्लेन्स भी थे। तो अगर अमेरिकन प्लेन्स वहाँ थे तो अमेरिकन प्लेन्स वहाँ क्या कर रहे थे, ये प्रश्न उठता है। तो कुछ लोग इसको लिंक कर रहे हैं कि भाई अमेरिका जो है उसने ये जो
बोइंग कंपनी है, ये भी अमेरिकन कंपनी है। अब मैं फिर से आपको ये निवेदन कर दूं कि ये प्योर स्पेक्यूलेशन की बात है और ये चूँकि चल रही है सोशल मीडिया पर, तो इसलिए मैं आप सामने ला रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस स्पेक्यूलेशन में कोई विशेष दम है, क्योंकि बोइंग का जो इंजन है उसको रिमोटली कोई अफेक्ट कर सकता है ऐसा मुझे लगता नहीं है। अच्छा, रिमोटली और कुछ उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कुछ गड़बड़ किया जा सकता है तो उसके लिए भी काफ़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए भी एक्सेस चाहिए होगी। और एक्सेस भारत में जो हमारे जो विमानपत्तन है वहाँ पर एक्सेस मिल पानी इस प्रकार की असंभव सी है, क्योंकि जो लेवल ऑफ सिक्योरिटी भारतीय एयरपोर्ट्स पर है वो मुझे नहीं लगता विश्व के किसी भी एयरपोर्ट पर इस प्रकार का सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत है, लेकिन जिस प्रकार की फ्रिस्किंग, फिज़िकल फ्रिस्किंग भारत में होती है, और आपको ध्यान हो कि भारत में कोई भी हाईजैकिंग नहीं हो पाई है पिछले लगभग, मुझे तो नहीं याद पड़ता, जो एक हाईजैकिंग हुई थी IC-814 की, वो भी इसलिए हुई थी क्योंकि वो काठमांडू से रवाना हुआ था। वो काठमांडू से दिल्ली आ रहा था और काठमांडू में बड़ी लैक्स प्रोसीजर्स थे और उन लैक्स प्रोसीजर्स का फ़ायदा उठाकर उसको हाईजैक कर लिया गया था। तो इतनी सुरक्षा होते हुए ये जो बोइंग का जो हादसा हुआ है उसको F-35 का बदला मान लिया जाए, मुझे बात ये कुछ विशेष जचती नहीं है। लेकिन लोगों को तो बात करनी है तो करनी है। मैं इसको इसलिए डिस्काउंट करता हूँ कि जो कुछ भी मैं देख पा रहा हूँ इससे ये देख पा रहा हूँ कि भाई जहाज़ जो है वो अब CCTV के उसके विजुअल्स आ गए हैं और वो स्पष्ट दिख रहा है कि जहाज़ टेक ऑफ करने में भी ये हाफ सा रहा है, पूरी तरह से टेक ऑफ नहीं कर पाया है और 600 फीट की ऊंचाई तक पहुंचते ही वो हाइट लूज़ करने लगता है। और हाइट लूज़ करने लगता है, वो उसके जो व्हील्स हैं वो व्हील्स भी रिट्रैक्ट नहीं होते हैं और उसका फ्लैप जो है वो भी क्लोज्ड है। कुछ लोग कह रहे हैं ये भी आ रहा है, और ये जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पायलट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि इतने हाई टेम्परेचर में, जब वहाँ लगभग 40 डिग्री का टेम्परेचर था, 40 डिग्री टेम्परेचर पर लॉस ऑफ पावर होता है, और ऐसे में अगर आपने व्हील्स रिट्रैक्ट नहीं किए हैं और आपने फ्लैप्स क्लोज रखे हुए हैं, फ्लैप्स का एंगल एक होता है टेक ऑफ के टाइम पे, वो सेट नहीं किया है, तो ये कार्य हो सकता है। तो ये भी एक थ्योरी आ रही है, ये भी एक थ्योरी आ रही है। लेकिन निश्चित रूप से मुझे एक कार्य तो लगता है कि वो होना चाहिए, क्योंकि बोइंग के साथ इतने सारे इश्यूज आ चुके हैं, खासतौर से जो 737 मैक्स के साथ में बोइंग ने इस तरह का एक शॉडी जॉब किया था, वो भी एयरबस के कंपटीशन में किया था। तो एक काम तो लगता है मुझे कि भारत सरकार को ये कर देना चाहिए, कि भारत सरकार को ये कह देना चाहिए कि भाई ये बोइंग कंपनी के जहाज़ तब तक नहीं खरीदे जाएंगे आगे जब तक कि भारत पूरी तरह से सेटिस्फाइड ना हो जाए। ये अंकल सैम जो कर रहे हैं ना तमाशा, तो अंकल सैम को भी एक अच्छा एक जवाब होगा कि ठीक है हम बोइंग के नहीं लेते, हम तो एयरबस लेंगे। अब भारत जो है वो पूरी तरह से एयरबस ही लेगा और बोइंग नहीं लेगा, इस प्रकार का एक संदेश अंकल सैम को चला जाना चाहिए। नो बोइंग्स फॉर इंडिया। कैसी रहेगी ये कैंपेन, नो बोइंग्स फॉर इंडिया? जो भी मेजर एयर क्रैश हुए हैं पिछले कुछ दिनों में वो इसी बोइंग के ज़रिए ही हुए हैं। बोइंग 787 के कई सारे इंसिडेंट्स हैं, आप देख लीजिए, गूगल पे निकाल के देख लीजिए, बोइंग 787 के इंसिडेंट्स हैं, 737 मैक्स के सारे इंसिडेंट सभी को पता है। उसमें उन्होंने एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दिया और पायलट्स को ट्रेन भी नहीं किया, उसको बताया भी नहीं कि मान लीजिए ये मेल फंक्शन हो जाए तो वो उसमें जो है वो एक सर्टेन उसमें स्टॉल डिटेक्ट कर लेता है वो, और जितनी बार आप नोज़ को ऊपर करने की कोशिश करते हैं उसकी मैनुअली, उसको वो नीचे दबाता जाता है और फिर अल्टीमेटली क्रैश करा देता है। यही इंडोनेशिया में हुआ और यही इथियोपिया में हुआ, और अब ये ड्रीम लाइनर में हो गया है। अभी तक कह रहे थे कि साहब ड्रीम लाइनर सेफेस्ट है, लेकिन ड्रीम लाइनर में भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इतना ज़्यादा है कि उसमें अगर थोड़ा सा भी कहीं कोई बग आ जाए या कोई इशू आ जाए तो फिर पायलट उसको हैंडल ही नहीं कर सकता। इस तरह के एयरक्राफ्ट का क्या काम है? बोइंग और एयरबस ने
पूरी दुनिया की एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को मोनोपोलाइज कर रखा है। इस मोनोपोली को भी तोड़ने की आवश्यकता है। यह आवश्यकता है अब कि भारत न केवल कावेरी जेट इंजन के माध्यम से फाइटर एयरक्राफ्ट की सोचे, अपितु भारत को अब आगे बढ़ के कमर्शियल एयरक्राफ्ट और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इन दोनों के बारे में भी सोचना चाहिए। अंकल सैम की बदतमीज़ियाँ अब हमें सहने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि इसमें कहीं अंकल सैम का कोई इन्वॉल्वमेंट आता है, मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से स्पेक्युलेटिव है, इसलिए हमें उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये तो है कि साहब की बोइंग कंपनी को तो आप टारगेट करके जिस तरह से अंकल सैम टारगेट कर रहे हैं और अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको भी इस बोइंग को क्यों नहीं ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए? सोचिए इसके बारे में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।